हेलो गाइज, वेलकम टू डेली न्यूज करंट कैप्सूल। और आज हम 13 और 14 अगस्त के अखबारों में छपी हुई सभी प्रमुख सुर्खियों को देखेंगे। करंट न्यूज डेली कैप्सूल का टारगेट ये होता है कि हम दैनिक अखबारों में छपी हुई वे सभी प्रमुख सुर्खियां और खबरें जो करंट अफेयर्स के लिहाज से हमारी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हो सकती हैं, उनको ऑब्जर्व करने का प्रयास करते हैं, खबरों को फॉलोअप करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ संपादकीय कॉलमों में छपे हुए सभी प्रमुख लेखों को ऑब्जर्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दैनिक जागरण अखबार में छपी हुई सुर्खियों के बारे में। गाइज, राज्य में आबादी के हिसाब से अल्पसंख्यकों की पहचान हो, इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग जो कानून है उसको चुनौती दी गई है और ये कहा गया है कि आबादी के हिसाब से राज्यवार अल्पसंख्यकों की पहचान की जानी चाहिए। ये खबर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भारत का जो संविधान है, इसके अलावा जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग है, ये दोनों नीतियां बनाते हैं अल्पसंख्यकों के लिए। हमने देखा है, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप पढ़ेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है वहाँ पर अल्पसंख्यकों के आधार को संरक्षित करते हुए 2 आर्टिकल्स हैं। उन 2 आर्टिकल्स में क्या किया गया है, अल्पसंख्यकों के आधार को जो उनके अधिकार है उनको संरक्षित किया गया है। वहाँ पर उन्हें अपनी पसंद के, अपनी भाषा के आधार पर, अपने धर्म के आधार पर शैक्षणिक संस्थान खोलने और उनका संचालन करने की अनुमति दी गई है, पूरी स्वायत्तता के साथ में। साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यह बात भी कहता है कि जो राज्य होगा वो उन अल्पसंख्यक समुदाय के जो शैक्षणिक संस्थान होंगे उनको आर्थिक रूप से मदद भी पहुंचाएगा। तो जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक संस्थान आयोग है, इस कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जहां पर एक बहुत सही बात कही गई है कि राज्यों में आबादी के हिसाब से अल्पसंख्यकों की पहचान होनी चाहिए। गाइज, इस खबर को थोड़ा सा मैं पहले डिटेल से बता देता हूं आपको, फिर इनकी मैं आपको डीप पॉइंट्स बताता हूं। अल्पसंख्यकों की पहचान करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि कई राज्यों में हिंदू, बहाई और यहूदी वास्तविक रूप से अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उन्हें वहां पर अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं प्राप्त होने के कारण अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने TMAPI का जो फैसला है उसको हवाला देते हुए इसमें कहा गया कि कोर्ट ने राज्यवार अल्पसंख्यकों की पहचान करने की बात कही थी, जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया है। फैसले में कानून का एक प्रश्न यही था कि अनुच्छेद 30 के मुताबिक धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक राज्यवार होंगे, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर। इस सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने 11 सदस्यीय संविधान पीठ ने यह तय किया था कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक राज्यवार होने चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि अभी भी भाषाई अल्पसंख्यकों की पहचान राज्यवार होती है, लेकिन धार्मिक अल्पसंख्यकों की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल की हुई है। इसमें जो हमारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक जो कानून है उसकी सेक्शन जो 2F है उसको चैलेंज किया गया है और ये कहा गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही थी कि जो अल्पसंख्यक है उनकी पहचान राज्यवार होनी चाहिए, लेकिन अभी भी सिचुएशन ये है कि जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हैं उनकी पहचान तो राज्यवार की जाती है, लेकिन जो जातीय आधार पर अल्पसंख्यक है, धार्मिक आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं, उनकी पहचान अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। और वाकई में यह एक विषम परिस्थिति है। काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर हिंदू, बहाई और ईसाई या फिर जो बौद्ध और जैन हैं वो अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वहां पर भी उन्हें अल्पसंख्यक नहीं माना गया है राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से। याचिका में कानून की धारा जो 2F है इसको चैलेंज किया गया है। याचिका में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग कानून 2004 की धारा 2F को चुनौती दी गई है। याचिका में ये बात कही गई है कि बहाई धर्म को मानने वाले राष्ट्रीय स्तर पर 0.1% से भी और यहूदी 0.2% से भी कम है, इन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा लेकिन नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग कानून संविधान के खिलाफ है। याचिका में यह मांग की गई है कि कानून की धारा 2F को रद्द किया जाए, क्योंकि इसके जरिए केंद्र सरकार को मनमाने तरीके से अल्पसंख्यक घोषित करने की असीमित शक्ति मिली हुई है। कानून की धारा 2F में केंद्र को अल्पसंख्यक तय करने का अधिकार दिया गया है। इसके तहत केंद्र ने मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख, बौद्ध और जैनों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया हुआ है। कहा गया है कि 9 राज्यों में लद्दाख, कश्मीर, लक्षद्वीप, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, यहाँ पर हिंदू, यहूदी और बहाई वास्तविक रूप से अल्पसंख्यक हैं, लेकिन इन्हें वहाँ पर अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान खोलने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार नहीं मिला हुआ है। जबकि लक्षद्वीप में मुस्लिम 96.58%, कश्मीर में 96%, लद्दाख में 44% है और उन्हें वहाँ पर अपनी पसंद के स्कूल खोलने और चलाने का अधिकार है। तो जो एक
धार्मिक आधार पर विषमता है, इसको चैलेंज करते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। और इन संबंध में जो भी प्रश्न हमारे लिए मेंस ओरिएंटेड बन सकते हैं, स्पेशली वहां पर जरूर ये हो सकता है कि जो अल्पसंख्यक तय करने की हमारी नीतियां हैं उनमें किस प्रकार की कमियां हैं और क्या संशोधन जरूरी हैं, इस क्वेश्चन को हमें याद रखना है, ध्यान में बनाकर रखना है। हर मसले पर नेपाल का साथ देगा चीन। हाल ही में हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी सीमाएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे संबंध है वहां पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में उथल पुथल मची हुई है, खासतौर से भारत, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, इसके अलावा मॉरिशस, ताइवान, हांगकांग, ये कुछ देश हैं जो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर इस बार इंटरनेशनल रिलेशन आईआर से 2 से 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने एकदम तय हैं, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। ईरान, हाँ एक देश ईरान, इतने देशों के साथ में हमारे संबंधों में कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन बनना तो तय है, बल्कि 2 से 3 क्वेश्चन बनना तय है, जिसमें से एक क्वेश्चन तो आपको बेसिक रूप से देखने को ही मिलेगा। चीन और नेपाल के हित वाले मसलों में बड़ी समस्याओं को सुलझाने में एक दूसरे का समर्थन करेंगे। दोनों देशों के शीर्ष राजनयिकों की वार्षिक बैठक में यह तय हुआ है। यह जानकारी चीन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी हुई है। हाल ही में भारत और नेपाल के साथ में जो संबंध है वो थोड़ा सा उनमें कड़वाहट आ गई है और नेपाल जो है वो धीरे धीरे चीन के पाले में जाता हमें दिखाई पड़ रहा है। नेपाल का हमारे लिए बफर स्टेट होने के नाते सामरिक महत्व तो बहुत ज़्यादा है और ऐसे में अगर नेपाल हमारे हाथ से निकल जाता है या फिर जो नेपाल के साथ हमारे संबंध हैं वो खराब हो जाते हैं और नेपाल चीन के सहयोग में पूरी तरीके से चला जाता है और चीन के कर्ज वाले जो उनकी स्ट्रेटजी है उसके चंगुल में फंस जाता है, उसके बाद में जो भारत की सामरिक स्थिति होगी वो अत्यधिक कमज़ोर हो जाएगी, खास तौर से नेपाल वाले बॉर्डर के हिस्से से। तो ऐसे में भारत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं पहले भी बार बार इस चीज़ के बारे में कहता रहा हूँ कि भारत को अपने जो आईआर रिलेशंस हैं, खासतौर से जो हमारे इंटरनेशनल डायलॉग्स हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री के डायलॉग्स हो या फिर जो हमारा राजनीतिक स्तर पर जो हमारा बातचीत है वो सिलसिला नहीं थमना चाहिए और हमें बहुत ज़रूरत है विश्वासपूर्ण रूप से नेपाल को कन्वेंस करने की कि हम उनके साथ सहयोग और उनकी संप्रभुता की रक्षा, सुरक्षा और सम्मान करने में सक्षम हैं। कोलकाता में तैयार हो रही है सबसे लंबी बुद्ध प्रतिमा। ये गाइज हमारे लिए एक खबर है जो इंपॉर्टेंट हो सकती है छोटी खबरों के हिसाब से। अगले साल बुद्ध पूर्णिमा को बोध गया में स्थित मंदिर में की जाएगी प्रतिष्ठापित। प्रतिमा के निर्माण में 1 टन से ज़्यादा फाइबर ग्लास का इस्तेमाल किया जाएगा। तो कोलकाता में गाइज अपना जो देश है भारत, यहाँ की सबसे जो लंबी बुद्ध की प्रतिमा है वो तैयार हो रही है। इसकी जो लंबाई होगी वो करीब करीब 80 फीट के आसपास होगी। 53 साल के पाल इस समय कुबटौली स्थित अपने वर्कशॉप में भगवान बुद्ध की 80 फीट लंबी प्रतिमा को तैयार करने में जुटे हुए हैं। भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं और बौद्धिज्म जो है वो हमारे कंट्री में, स्पेशली इसके अलावा श्रीलंका में और चाइना में और जापान में, वहाँ पर बौद्धिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसका प्रसार है। अगर आप आगे हम बात करें तो पीपीई किट के अंदर कूलिंग देगा एक छोटा सा कूलर। मध्य प्रदेश का एक जो बीटेक स्टूडेंट है उसने पीपीई किट को अंदर से ठंडा रखने वाला उपकरण बनाया है और इसे पेटेंट मिल गया है। तो जो एमपी है, एमपी के भी राज्यपाल थे लालजी टंडन जिनका हाल ही में निधन हो गया था, उसके बाद में जो यूपी की राज्यपाल है हमारी आनंदीबेन पटेल जी, उनको अतिरिक्त कार्यभार वहाँ का सौंपा गया है। तो पीपीई किट के अंदर कूलिंग एक देगा छोटा सा कूलर है और मध्य प्रदेश का एक बीटेक स्टूडेंट है मोहम्मद असद मंसूरी जिन्होंने इसको इनोवेट किया है और इनको इसका पेटेंट भी मिल गया है। रॉकेट के इंजन में उपयोग होने वाले जो एरोडायनामिक्स तक टेक्निक है उस पर ये आधारित कूलिंग डिवाइस है और इस कूलिंग डिवाइस के थ्रू क्या होगा, जो पीपीई किट होगी वो कूलिंग करेगी। किसके अंदर कूलिंग करेगी? पीपीई किट के अंदर ये कूलर कूलिंग करेगा। पीपीई किट यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव किट है और इस किट का उपयोग किया जा रहा है जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनके इलाज में डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ के द्वारा। कोविड-19 एक पेंडेमिक है जिसका उद्भव हुआ है चाइना में, इसके बाद में ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का सबब बन गई है। हाल ही में रशिया ने दावा किया है कि उन्होंने कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसको डेवलप कर लिया है। हालांकि देश और दुनिया भर के जो वैज्ञानिक हैं, साथ ही साथ जो WHO के डॉक्टर्स और वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस वैक्सीन पर अभी भी संदेह किया है कि तीसरे चरण का ट्रायल किस प्रकार से किया गया, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इंडिया में जो हमारा नोएडा है वहाँ पर देश की जो सबसे बड़ी, दुनिया की जो सबसे बड़ी कोविड-19 टेस्टिंग लैब है वो डेवलप की गई है। इसके अलावा इंडिया काफ़ी अच्छा कर रहा है कोविड-19 टेस्ट में। 7 लाख से ज़्यादा टेस्ट पर डे किए जा रहे हैं वर्तमान में। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं इंडिया के सामने और ऐसे में एक बड़ी पॉपुलेटिंग कंट्री होने के नाते और ख़ासतौर से जहाँ पर इतनी ज़्यादा अव्यवस्थाएं हैं
देश कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने की कोशिश कर रहा है। पर्यावरण के लिए एक नया संकट, कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए फेस मास्क एक जरूरी उपाय है, लेकिन इसका दूसरी और अगर पहलू हम देखें तो वो ये है कि हजारों टन कचरे के रूप में ये आ रहा है, जो नदियों झीलों के साथ समुद्र में जाकर पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डाल रहा है। ब्रिटेन के डेवर पोर्ट पर फेंके गए मास्क को पकड़े हुए एक सीगल पक्षी। तो गाइज, हमारा मानो यह स्वभाव रहा है इस प्रकार का कि हम जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं फिर उन चीज़ों के निस्तारण में हम उतना चीज़ों को नहीं दिखाते हैं, अच्छा नहीं दिखाते हैं, या हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो उतना बेहतर नहीं होता है जितना बेहतर हमारा होना चाहिए। हम चीज़ों का जब भी उपयोग करना चाहते हैं उनकी साफ स्वच्छ और उनके सुरक्षित होने पर बड़ा गौर करते हैं, लेकिन उसी चीज़ को गंदा होने के बाद में, अपने यूज करने के बाद में हम साफ स्वच्छ और जो उसके जो सटीक है उसके होने पर बिल्कुल भी गौर नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पर्यावरण के लिए कोई भी हम नया संकट उत्पन्न न करें। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी उपाय है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि हम उसका जो निस्तारण है वो ठीक प्रकार से करें। गाइस, दुनिया के जो हमारे यहाँ पे एक बहुत पॉपुलर अभिनेता हैं अक्षय कुमार, ये दुनिया के छठे सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेता बन गए हैं। रेयान जो रेनॉल्ड्स हैं, इनकी कमाई 7.15 करोड़ डॉलर के साथ में ये सूची में पहले स्थान पर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार हैं, ये दुनिया के छठे सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले अभिनेता हैं। फोर्ब्स मैगजीन जो है उसने 2020 के लिए तैयार अभिनेताओं की सूची में टॉप 10 में इनको जगह दी हुई है। इस सूची में जगह बनाने वाले अक्षय इकलौते भारतीय हैं। पिछले साल के मुकाबले वह 2 स्थान नीचे आ गए हैं। पिछले साल उन्हें इस सूची में चौथे स्थान पर रखा गया था। फोर्ब्स ने अक्षय की कमाई 4.85 करोड़ डॉलर यानी कि करीब 363 करोड़ रुपए आंकी है। मैगजीन का कहना है कि अक्षय की ज़्यादातर आय विज्ञापनों से है। अक्षय अपनी पहली टीवी सीरीज द एंड में भी काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो भारतीय बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार, इन्हें छठा स्थान दिया गया है फोर्ब्स की पत्रिका में। अब बात करते हैं जनसत्ता अखबार में। बेंगलुरु में हिंसा, पुलिस की गोलियों से 3 की मौत, और ये एक हिंसा हो गई है अभी हाल ही में 13 अगस्त को। कांग्रेस विधायक हैं अखंड श्रीनिवास मूर्ति, इनका एक कथित रिश्तेदार द्वारा सोशल मीडिया पर जो सांप्रदायिक रूप से एक संवेदनशील पोस्ट की गई। इसके बाद में गाइस, जो बाइडेन है, इन्होंने भारतीय मूल की कैमला हैरिस पर भरोसा जताया है और ये उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार इनको चुना गया है अमेरिका में। तो गाइस, जो हैरिस हैं ये उपराष्ट्रपति बन जाती हैं तो इस पद पर काबिज होने वाली ये अमेरिका में पहली महिला होंगी, अमेरिका की पहली महिला होंगी और देश की पहली भारतीय अमेरिकी और अफ्रीकी उपराष्ट्रपति होंगी। तो गाइस, इस प्रकार से जो बाइडेन है, इन्होंने भारतीय मूल की जो कमला हैरिस हैं इन पर भरोसा जताया है और इन्हें अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। हमें मालूम है अमेरिका भी कोविड-19 पैंडेमिक से काफ़ी ज़्यादा जूझ रहा है और वहाँ पर जो राजनीतिक हालात है, इसके अलावा खास तौर से जो रंगभेद संबंधी नीतियाँ हैं, इसके संबंध में लगातार हमें जो चीज़ें हैं वहाँ पर संघर्ष है वो गवर्नमेंट और लोगों में दिखाई दे रहा है। मूल अधिकारों के लिए अमेरिका विशेष रूप से जाना जाता है और वहाँ पर जो डेमोक्रेसी है, इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका पर्सनली बहुत ज़्यादा वहाँ पर सम्मान किया जाता है और हम एक तरीके से देखें तो डेमोक्रेटिक रूप से एक स्ट्रॉन्ग कंट्री माना जाता है अमेरिका। इसके बाद में गाइज, अनअकैडमी जो है वो आईपीएल टाइटल का प्रायोजक बनने की दौड़ में आ गया है और इसके पहले क्या हुआ था कि वीवो जो था ये टाइटल प्रायोजक था आईपीएल का, लेकिन अभी हाल ही में इंडिया चाइना रिलेशंस हमें मालूम है कितना ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। इसके बाद से क्या हुआ है कि खास तौर से जो हमारा एक एंटी चाइना मूवमेंट है उसके लिहाज से भी देखें, इसके अलावा संबंधों के लिहाज से भी देखें तो वीवो को जो टाइटल आयोजन था इसको इन्होंने हटने का फैसला कर लिया है आईपीएल के टाइटल प्रोजेक्ट से। इसके बाद से जो हमारा पतंजलि है और जो अनअकैडमी है ये आईपीएल प्रायोजक बनने की दौड़ में आ गए हैं। तो कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान अभी तक बड़ी असमंजसपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब फाइनली तय हो गया है कि जो यूएई है वहाँ पर क्या होगा, भारत का जो आईपीएल है अब यूएई में खेला जाएगा, ये चीज़ पूरी तरीके से तय हो गई है। तो यूएई में अब आईपीएल खेला जाएगा और अनअकैडमी जो है ये आईपीएल की टाइटल प्रायोजक बनने की दौड़ में सबसे आगे है। तो हो सकता है कि अब भविष्य में अनअकैडमी जो है वो आईपीएल की टाइटल प्रायोजक बन जाए। इसके अलावा अगर हम देखें तो अभी जो यूएई है इसने हाल ही में क्या किया था, अपना मिशन मंगल जो है वो लॉन्च किया था। कहाँ से लॉन्च किया था, तो इन्होंने मिशन मंगल अपना लॉन्च किया था, जापान से नाम रखा था इसका होप। इसके अलावा जो हमारा चाइना है उसने भी मंगल मिशन लॉन्च किया हुआ है और उसका नाम उन्होंने रखा है तियानमेन फर्स्ट। गाइज, काशी में संगीतकारों ने रच दिए 4 नए राग, लॉकडाउन में राग शिव मंजरी,
गंगा रंजनी, अटल कल्याण और शबनमी का हुआ सृजन, मुश्किल दौर में तलाशी रहा, आपदा को इन्होंने अवसर में बदला है। यहाँ से यूपी स्टेट पीसेस के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, निश्चित तौर से क्वेश्चन आपके लिए बनेगा। और सेंट्रल के लिए भी अगर आप यूपीएससी या फिर जो भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पर भी फोक जो है हमारा जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, वहां से हमारे लिए क्वेश्चन निश्चित रूप से एक बनना तय है, वो चाहे किसी घराने से रिलेटेड हो। अभी हाल ही में एक चीज और भी मुझे याद आ गई। हाँ, पश्चिम बंगाल में जो अमला शंकर थी प्रसिद्ध नृत्यांगना, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और जो रविशंकर हैं, उनकी वो भाभी थी। तो काशी में जो संगीतकार है, इन्होंने 4 नए राग रचे हुए हैं। इसमें राग शिव मंजरी है, गंगा रंजनी है, अटल कल्याण है और शबनमी है, इनका सृजन किया गया है। तो 4 नए रागों में ये जो राग हैं, इनके रचना जो है वो सितार वादक पंडित शिवनाथ मिश्रा, व राग शबनमी का जो सृजन है वो उपशास्त्रीय गायिका जो सुचरित गुप्ता है इन्होंने किया हुआ है। अनलॉक में यह राग दुनिया के सामने आया है। आने वाले समय में संगीत की महफिलों में इन्हें सुनने का मौका हमें मिलेगा। राग अटल का उन्होंने जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी, इनको समर्पित किया है। अटल जी की जयंती 25 दिसंबर को इस राग का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाएगा। तो 4 नए राग शिव मंजरी, गंगा रंजनी, अटल कल्याण और शबनमी का सृजन हुआ है। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। हिंदुस्तान अखबार ने कमला हैरिस को अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए जाने की जो खबर है, इसको अपने पहले पन्ने पर जगह दी हुई है। इसके बाद में अगर हम देखें तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने कहा है कि सीमलेस, पेनलेस और फियरलेस बनेगी कर व्यवस्था। टैक्स पेयर चार्टर लागू होगा, इससे करदाताओं को जो तमाम सारे झंझट हैं, इनसे आज़ादी मिलेगी। इस खबर को दैनिक जागरण अखबार ने 14 अगस्त में टॉप उसका पेज है, उस पर जगह दी हुई है। ट्रंप की मध्यस्थता से इजराइल और यूएई के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हो गया है। वेस्ट बैंक में अपनी गतिविधियों को फिलहाल रोकने पर सहमत इजराइल हो गया है और 49 साल बाद यूएई के साथ संबंध सामान्य होने की तरफ बात बन रही है। तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनकी मध्यस्थता से गुरुवार को इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हो गया है। इसके तहत जो इजराइल है वो वेस्ट बैंक को क्या करेगा कि इलाकों में फिलहाल अपनी गतिविधियों को रोक देगा। वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का पूर्वी भाग है, जिस पर इजराइल ने 1967 में कब्जा कर लिया था। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने ट्वीट करके इसे एक ऐतिहासिक दिन करार दिया हुआ है। आबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस है शेख मोहम्मद बिन जायद ने भी ट्विटर पर समझौते की जानकारी दी हुई है। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने बताया कि यह समझौता इजराइल, यूएई और अमेरिका के बीच लंबी वार्ता का नतीजा है। गुरुवार को ट्रंप, नेतन्याहू और आबू धाबी के क्राउन प्रिंस के बीच में फोन पर बातचीत हुई थी और इस समझौते पर अंतिम सहमति बनी थी। इसके बाद में ही ट्रंप ने ट्वीट किया था कि आज बहुत बड़ी उपलब्धि मिली, 2 अच्छे दोस्तों इजराइल और यूएई के बीच में ऐतिहासिक समझौता हो गया है। अब्राहम अकार्ड के नाम से इस डील को किया गया है। इस समझौते को अब्राहम अकार्ड के नाम से जाना जाएगा। 1994 में इजराइल और जॉर्डन के बाद शांति समझौते के बाद से यह पहला ऐसा मामला है। नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव का सामना करने जा रहे ट्रंप के लिए यह विदेश नीति के मोर्चे पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ट्रंप ने बताया कि दोनों देशों के बीच कुछ समय से तनाव था। अगले कुछ दिनों में व्हाइट हाउस में ही इजराइल और यूएई के अधिकारियों के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि सब इसे असंभव कहते थे। 49 साल बाद इजराइल व यूएई के संबंध सामान्य होंगे। दोनों एक दूसरे के यहाँ दूतावास स्थापित करेंगे, राजदूत भेजेंगे और सीमा पार साझेदारी बढ़ाएंगे। उम्मीद है कि कई अन्य अरब व मुस्लिम देश यूएई का अनुसरण करेंगे और इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करेंगे। चर्चाएं सकारात्मक दिशा में बढ़ रही हैं। इस संबंध में तीनों देशों द्वारा संयुक्त बयान भी जारी किया गया। इसमें कहा गया कि इससे पश्चिम एशिया में शांति बहाली संभव होगी। यह तीनों नेताओं के मजबूत दृष्टिकोण व यूएई इजराइल के साहस का प्रतीक है, जो नया रास्ता बनाएगा। तो गल्फ कंट्रीज में और यूएसए को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इजराइल और यूएई के संबंधों को सामान्य बनाने में एक बड़ा समझौता हुआ है, जहां पर वेस्ट बैंक में इजराइल ने कोई हस्तक्षेप न करने की बात को कहा हुआ है। तो विश्व शांति के संदर्भ में भी हम इस डील को बड़ा अच्छे ढंग से देख सकते हैं। अब्राहम अकार्ड, ये आपको टाइटल याद रखना है। यूपीएससी इसमें निश्चित तौर से रुचि दिखाएगा। छोटी परीक्षाओं में या स्टेट पीसेस में अगर आप देखेंगे तो अब्राहम अकार्ड से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा यूएई और इजराइल से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन अब्राहम अकार्ड यूपीएससी एस्पिरेंट को जरूर याद रखना है। गाइस, अंतिम खबर यह है कि लाल किले पर 7 बार तिरंगा फहराने वाले गैर कांग्रेसी पीएम होंगे नरेंद्र मोदी जी। सबसे ज्यादा जो तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड है वो जवाहरलाल नेहरू जी के नाम है, जिन्होंने 17 बार और इंदिरा जी ने 16 बार, जबकि मनमोहन जी ने 10 बार तिरंगा फहराया हुआ है। वहीं पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इस बार 7वीं बार
क्या करेंगे? तिरंगा फहराएंगे लाल किले की प्राचीर पर। 15 अगस्त को बनेगा देश के सियासी इतिहास में एक दिलचस्प रिकॉर्ड। नेहरू, इंदिरा और मनमोहन के बाद मोदी जी चौथे स्थान पर पहुंच जाएंगे। अभी अटल बिहारी वाजपेयी सबसे अधिक बार लाल किले पर तिरंगा फहराने वाले गैर कांग्रेसी पीएम थे। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सर्वाधिक बार तिरंगा फहराने वाले, जो 7 बार तिरंगा फहराने वाले पहले गैर कांग्रेसी पीएम ये बन जाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। देश आज स्वतंत्रता दिवस अपना मना रहा है। संपूर्ण देशवासियों को और सभी एस्पिरेंट्स को मेरी और पूरी यूपीएससी प्राइम टाइम टीम की ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हम अपने मुल्क की, अपने वतन की, अपने देश की हिफाजत में अपना योगदान देते रहें जिस ढंग से हम कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जो किसान है वो बॉर्डर पर लड़ने के लिए जाए या फिर बॉर्डर छोड़ करके लोग किसान के खेतों में काम करने के लिए आए। हम जहां पर हैं, हम जो काम कर रहे हैं, उस काम को अगर हम सही ढंग से अंजाम देंगे तो देश की तरक्की में यही हमारा योगदान होगा और यही सच्ची देशभक्ति होगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।